नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है रक्षा क्षेत्र के हिसाब से। भारत अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल करने जा रहा है और एज पर दी सोर्सेस ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री भारत ये परीक्षण 23 सितंबर को करने के लिए जा रहा है। तो ये अग्नि 5 पे पहली बार जो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीयूजेबल व्हीकल टेक्नोलॉजी का यूज करके टेस्ट करने जा रहा है। उसी के साथ ही इसका इंडक्शन हो जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। तो पहले अग्नि 5 का इंडक्शन था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, प्लान था 2019 में ही, बट ड्यू टू दी कोविड पैंडेमिक कुछ ट्रायल्स बचे थे, हैट्रिक ट्रायल्स होने थे बिफोर इंडक्शन, वो नहीं हो पाए। अब एज कोविड थोड़ा सा सप्रेस हुआ है तो इंडिया इज प्लानिंग टू गो फॉर द फर्स्ट यूजर ट्रायल ऑफ अग्नि 5 ऑन सितंबर 23, 2021। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है कि चाइना इसको लेके बड़ा टेंशन में है। जहां चाइना पहले अग्रेसिव रूप दिखा रहा था, आज वही चाइना शांति की बात कर रहा है इंडिया के सामने, और स्पेशली उसने UNSC का रेजोल्यूशन की बात की है। UNSC यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 1172 वहाँ रेजोल्यूशन जो कि पारित हुआ था 1998 में, उस रेजोल्यूशन की बात कर रहा है चाइना। कह रहा है कि इंडिया को उस रेजोल्यूशन को मानना चाहिए। तो अगर मैं उस रेजोल्यूशन की बात करूं तो वो रेजोल्यूशन पार्टिकुलरली UNSC में पारित हुआ था जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में पोखरण में। उसी दौरान पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। तो इन दोनों की इस अग्रेसिवनेस को देखते हुए UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पारित हुआ जिसमें इन दोनों देशों को इमीडिएटली इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को शट डाउन करने के लिए बोला गया था, और कोई भी बार फेयर इससे बनाने के लिए रोक कंप्लीटली लगा दी थी कि ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल नहीं बना सकते, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सपेंशन नहीं कर सकते, उनका डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। इवन दो इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है इस न्यूक्लियर डील का, मतलब पार्टिकुलरली, बट US और जितने भी ये विकसित देश हैं वो सारे सिग्नेटरी हैं, वो अब ऑफिशियली टेस्ट नहीं कर सकते। बट उस रेजोल्यूशन की वजह से इंडिया पे कई सारे बैन लगाने की उन्होंने कोशिश की थी बाय देन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के दौरान में, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए और हमने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट भी किया और हमने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी बना ली। तो ये अग्नि सीरीज की 5th मिसाइल है। तो इस मिसाइल की खासियत पार्टिकुलरली ये है कि इसकी जो मारक शक्ति है वो 5000 किलोमीटर रेंज की है, जिसमें ज्यादातर चाइना के सारे सिटी कवर हो जाते हैं। इसके अलावा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती है और यूरोप के भी कुछ हिस्से इसमें कवर हो जाते हैं। इसको लेकर विश्व के बहुत सारे देशों को इससे प्रॉब्लम है। और अगर ये टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं फर्स्ट यूजर ट्रायल विद MIRV टेक्नोलॉजी, जो कि इस अग्नि मिसाइल को कैपेबल बनाएगी मल्टीपल टारगेट्स को एक ही समय पर हिट करने का। जो ज्यादातर जो मिसाइल्स होती हैं वो सिंगल टारगेट के लिए ही यूज होती हैं, जैसे सिंगल डेस्टिनेशन टारगेट फिक्स कर दिया, उसी को जाके वो हिट करेंगी, दैट्स ऑल। बट अभी जो अगला अगर कोई वार होता है, मैं नहीं कहता वर्ल्ड वार, अगर कोई अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वार होता है तो हमें कम से कम मिसाइल्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा क्षति कैसे पहुंचाए, उसके लिए MIRV टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, जो कि मिसाइल को इतना कैपेबल बनाती है कि सिंगल मिसाइल ही मल्टीपल टारगेट को एक ही टाइम पर हिट कर सकती है। तो उसका जो टेस्टिंग इंडिया है वो करने जा रहा है 23 सितंबर। ये करने के बाद इंडिया 8वां कंट्री होगा आफ्टर US, UK, रशिया, चाइना, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया के बाद में, जिसके पास में ये कैपेबिलिटी होगी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल।
ऑलरेडी हम ये पहले ही इन्वेंट कर चुके हैं। अग्नि 5 तो बहुत पहले से आ गई थी, इसके कई सारे ट्रायल चले। अब फर्स्ट यूजर ट्रायल हो रहा है। ये ट्रायल होने के बाद में अग्नि 5 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट कर दी जाएगी और फिर इसको डिप्लॉय भी किया जाएगा। तो अगर अग्नि 5 की बात करें, इसको डीआरडीओ ने बनाया था और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 17 मीटर है और विड्थ है 2 मीटर। और इसमें जो प्रोपल्सन सिस्टम लगाया है वो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोपल्सन सिस्टम है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट मोटर है इसके अंदर में और एडवांस नेविगेशन सिस्टम है। ये टोटल जो पेलोड है वो 1.5 टन का पेलोड ले जा सकती है और ओवरऑल वेट इस पूरी मिसाइल का होगा अराउंड 50 टन। तो इतने कैपेसिटी वेट को ले जाकर ये हिट कर सकती है 5000 किलोमीटर रेंज में। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। सो ICBM टेक्नोलॉजी में इंडिया 8वां कंट्री हो गया है वर्ल्ड में जो ये टेक्नोलॉजी रखता है। तो इस खबर को इंडिया मीडिया में बहुत कम दिखाया जा रहा है, बल्कि इस खबर को सबसे ज्यादा चाइना मीडिया ने उछाला अभी पिछले हफ्ते। तो ये मीडिया में इतना ज्यादा उछाला गया कि जब उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा गया तो फॉरेन मिनिस्ट्री का इमीडिएटली रिस्पॉन्स आया। वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन झाओ लीजियन ने कहा कि हम साउथ एशियन कंट्रीज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस साउथ एशिया में पार्टिकुलरली पीस और ट्रैंक्विलिटी रखें और किसी भी तरह का ऐसा मिसएडवेंचर ना करें जो अग्रेशन को बढ़ाए। और तुरंत ही यूएनएससी का रोना स्टार्ट कर दिया है ड्रैगन ने और उन्होंने कहा है एज पर दी रेजुलेशन ऑफ यूएनएससी 1172, जो 1172 रेजुलेशन नंबर है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को कोई भी ऐसा न्यूक्लियर पावर टेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि रेजोल्यूशन को वायलेट करता हो। तो भाई एक तरफ ये चाइना यूएनएससी के रेजोल्यूशन की बात करता है, वहीं जो सीक्रेटली कई सालों से पाकिस्तान की भी मदद करता आया है। और एक टाइम था, अगर मैं बात करूं कि 1960s के बाद से ये पाकिस्तान को सीक्रेटली हाई ग्रेड यूरेनियम का सप्लाई कर रहा था और वहां के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का है उसका अहम हिस्सा भी चाइना है। चाइना वहां पे पूरी सपोर्ट कर रहा था। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि ये सारे चीज इनने छुपा रखे हैं। बट अब कई सारे सोर्सेज से ये खबरें निकल के आ रही हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर कैपेबल जो मिसाइल उसने पाकिस्तान ने जो डेवलप की है, ये टेक्नोलॉजी भी सीक्रेटली चाइना ने ही उसको प्रोवाइड कराई थी। तो चाइना की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एकेडमी है, जैसे कहते हैं चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, राइट, उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि हमने पाकिस्तान को एक हाई एंड सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम बेचा है जो कि वहां पर ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल प्रोग्राम को एक्सेलरेट करेगा। और उसी के साथ ही एक रिसर्चर्स ने हांगकांग बेस्ड एक न्यूज एजेंसी को बताया जो कि वहां के डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी कर रहा है, उसने बताया कि पाकिस्तान ने रिसेंटली में एक सोफिस्टिकेटेड लार्ज रेंज और लार्ज स्केल ऑप्टिकल ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट सिस्टम खरीदा है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, ये वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ सच काइंड ऑफ वारफेयर, न्यूक्लियर पावर कैपेबल मिसाइल वारफेयर का अगर आप टेस्टिंग करते हो उस दौरान ये ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम इज मच नीडेड कंपोनेंट। तो ये क्या करता है, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देता है जैसे ही वो मिसाइल अपने लॉन्च पैड से निकलती है, और साथ में ही उसका जो फ्लेम है, हाउ आफ्टर फ्लेम, उसका जो फ्लेम का प्रोफाइल है वो अगर देखना हो तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की जरूरत होती है। उसके लिए ऑप्टिकल ट्रैकिंग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आफ्टर फ्लेम उसके साथ जब मिसाइल जाती है आउटर एटमॉस्फेयर एंड देन री एंट्री करती है तो वो प्रोफाइल भी जानने के लिए हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए, उसके लिए भी यूज होता है। उसके अलावा जब मिसाइल अपने जो वार हेड साथ में लेके गई है उनको जब थ्रो करती है उसकी ट्रेजेक्ट्री जानने के लिए भी ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यूज होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स। तो ये पाकिस्तान ने रिसेंटली ये परचेज किया है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस से।
तो आप देखते हो कि चाइना जहां एक तरफ रूल्स की बात करने लगता है, क्योंकि इज वन ऑफ द नेशन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी काउंसिल, राइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और बात बात पर किसी भी एशियन कंट्री को आगे बढ़ने से वो रोक रहा है, और बात बात यही बहुत बोलता है कि यूएनएससी के रेजोल्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। और ये चाइना सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में इस चीज का वायलेशन कर रहा है अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से। उसने अपनी बाउंड्रीज को देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 30 इयर्स कितना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है। कई सारे देशों को कंप्लीटली खा गया अपने अंदर, स्पेशली तिब्बत के लोगों के साथ में तो उसने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अभी वो ताइवान के लोगों के साथ में वही काम कर रहा है। तो चाइना जो है वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी में लगा हुआ है, उस दौरान उसके सारे रूल्स वो भूल जाता है। और जब भी कोई नया कंट्री डेवलप करने की कोशिश करता है, पार्टिकुलरली इंडिया से उसे थ्रेट है, उसे पता है कि इंडिया ही है जो उसे काउंटर कर सकता है आने वाले टाइम में। और इस बात भी कहें साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया ही है वो सबसे बड़ी भागीदारी निभा सकता है, और इसका अपोज चाइना का पार्टिकुलरली अपोज कर सकता है। ये जानता है कि पाकिस्तान तो मिस का भिखमंगा हो चुका है, वो ऑलरेडी चाइना के दिए हुए रोटी पे पल रहा है, और इसकी वजह से वो चाइना जो कहता है उसमें हाँ में हाँ लगाता है। और जो पाकिस्तान में ज्यादातर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वहां पर। इंडिया के साथ उसकी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो इंडिया कुछ भी करेगा उसमें वो अड़ंगा लगाएगा। और रही बात यूएन की, यूएन अपना औचित्य कंप्लीटली खो चुका है। अगर यूएन के सारे रूल्स अगर सारे कंट्री मान रहे होते तो आज जो प्रॉब्लम अफगानिस्तान में चल रही है, जहां पे टेररिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी है, उसको यूएन नहीं रोक सका। तो यूएन की बात मानता कौन है एक तरह से देखा जाए तो? ये तो एक खोखली जो है वो अरेंजमेंट बना लिया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ओके एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशंस संघ है जो कि लोगों को बचाएगा, कहीं पे भी आपातकाल सिचुएशन आती है उसमें वो हेल्प करेगा, बट ऐसा कर नहीं पा रहा है। कई सारे डिक्टेटर कंट्रीज देख लो आप, नॉर्थ कोरिया देख लो आप, पार्टिकुलरली अफगानिस्तान देख लो जहां तालिबान काबिज हो गया है, वो यूएन को मानता ही नहीं। क्या करेगा यूएन? सारे वर्ल्ड को पता नहीं है कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठ चुका है और वो वहां पे राज कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए यूएन को आना चाहिए ना। तो ये सारे जो नियम कानून हैं केवल उसी टाइम पे निकल के आते हैं जब कोई डेवलपिंग कंट्री कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया की अगर बात करें, वो सिग्नेटरी नहीं है उसको मानने के लिए, जो आपका न्यूक्लियर का एक्सपेंशन नहीं करोगे उसका सिग्नेटरी नहीं है ये। तो ओवरऑल बात यह है कि भाई ड्रैगन की टेंशन बढ़ने का रीजन है, उसे पता है कि इंडिया अगर कैपेबल हो गया डे बाई डे अंडर द लीडरशिप ऑफ current government, right, India government, India is basically progressing in most of lot of areas, particularly उनने ज्यादा से ज्यादा डिफेंस बजट बढ़ाया है फॉर स्पेस एक्टिविटीज और इस तरह के वारफेयर डेवलप करने के लिए, उसमें इंडिया अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो अग्नि 5 का टेस्ट होने वाला है 23 सितंबर, उससे कोई रोक नहीं सकता ओवरऑल। और ये यूएनएससी की बात, जो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने ग्रेवान में झांक के देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे अभी तक और अभी भी सीक्रेटली वो क्या कर रहे हैं। आप करोगे तो वो तो रामायण है और हम करेंगे तो मुजरा, ये नहीं चलेगा। ये दो तरह की बातें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं चलेंगी। अगर आप बात करते हो यूएनएससी रेजोल्यूशन की तो आप भी उसको फॉलो करो। यू आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपको भी वो फॉलो करने चाहिए। आप क्यों सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर वारहेड को डिप्लॉय कर रहे हो, दूसरे कंट्री को बुलिंग कर रहे हो? छोटी छोटी कंट्रियों को तो आप खा ही जा रहे हो। जो कंट्री आपका अपोज करने की क्षमता रखता है उसको आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके रोकते हो, अड़ंगा लगाते। यूएनएससी रेजोल्यूशन की बात करते हो, आपको शर्म से डूब बनना चाहिए। ठीक है, आप चुपचाप करते रहोगे सब कुछ और हम करेंगे तो आप बीच में आओगे। आप कौन होते हो कि हमारी ये प्रोग्रेस करने से रोक सको? कोई नहीं रोक सकता। इवन मैं बात यूएन की भी करना चाहूंगा, यूएन को अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से निभानी चाहिए। अगर आप वास्तव में अपनी क्रेडिबिलिटी रखते हो तो आपको सारे कंट्री में देखना चाहिए सारे कंट्री क्या कर रहे हैं। किसी पार्टिकुलर स्पेसिफाइड कंट्री को आप टारगेट नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ, ये अफगानिस्तान का ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अफगानिस्तान में क्या हुआ आप जानता, आप उसको क्या मानते हो कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो?
वो टेररिस्ट गवर्नमेंट है, आपको उसको रोकना चाहिए था। आप अपनी क्रेडिबिलिटी कंप्लीटली खो चुके हो, आप किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकते। और रही बात इंडिया की, इंडिया प्रोग्रेस करेगा कि वी आर हार्ड वर्किंग पीपल एंड वी आर बेसिकली डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी विल प्रूव वन डे दैट वी आर सुपर पावर। आप ही सुपर पावर नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसको मैं यहीं छोड़ूंगा, मैं ज्यादा इसमें हीटेड आर्गुमेंट में नहीं जाऊंगा। ओवरऑल राउंड ऑफ द स्टोरी ये है कि इट इज ए ग्रेट न्यूज कमिंग दैट इंडिया इज गोइंग टू टेस्ट अग्नि 5 विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड MIRV टेक्नोलॉजी। तो कमिंग नियर फ्यूचर में अगर हमें 2 फ्रंट वार भी लड़ना पड़ जाए, जिसकी सिचुएशन एक्चुअली बन रही है अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए, आगे हमें तैयार रहना चाहिए 2 फ्रंट वार लड़ने के लिए हमारे प्रिय मित्र पड़ोसियों से, जो कि अभी जो हरकतें कर रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि दैट टाइम विल कम सून दैट वी हैव टू गिव फाइट ऑन 2 फ्रंट, पार्टिकुलरली LOC एंड LAC, और उसके लिए हमें अपने प्रिपेयरनेस करनी चाहिए। हमें सोते नहीं रहना चाहिए। अभी तक हम सो रहे थे पिछले 60 साल से। पिछले की जो गवर्नमेंट, जो पहले की बनी थी गवर्नमेंट, उनका तो मानना था कि पड़ोसी तो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथ छल कपट कभी कर नहीं सकते हैं, फिर भी हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए 1960 में हमको डिफीट झेलनी पड़ी, जिसका आज तक कई सारे मौके पर लोग हमको बोलते हैं कि यू आर द डिफीट लूजर्स। हम लूजर नहीं है, वी आर इंडियन, वी आर ऑलवेज विनर ऑन एवरी फ्रंट, वी आर विनिंग on every big organization. We are working like a chief executive officer, CEOs, or we are handling a larger project in US, even US that calls themselves as superpower. वहां पे भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। We are hard working people and no one can stop us. You keep in your mind. तो जो भी ये पॉलिटिक्स आप खेलते हो ना इंटरनेट मीडिया पर, उसे खेलना बंद करो। वो काम नहीं करेगी, और किसी भी हार्ड वर्किंग पीपल को आप रोक नहीं सकते। वो एक ना एक दिन सक्सेस होकर आपको दिखाएगा, और ये हमारी कैपेबिलिटी है। एक टाइम था जब आप बोलते थे कि इंडिया इज ए प्लेस ऑफ सपेराज एंड ऑल। आज आप जाके देखो कि इंडिया ने कहां तक प्रोग्रेस किया है। आप छोड़ते हो कोविड पैंडेमिक, राइट, उसे पूरे वर्ल्ड को आप इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल देते हो, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वहां पे UN क्यों चुप हो जाता है? जब ये पेंडेमिक की बात आती है, वो कहां से ओरिजिनेट हुई थी? मैं बोलना चाहूंगा दैट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो चाइना से हुई, और चाइनीज लोगों को सारे कंट्रियों से माफी मांगनी चाहिए। कितने लाख लोगों की, कितने करोड़ों लोगों की जान गई इसमें, उसका जिम्मेदार कौन है? आप सारी मीडिया को बंद कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से खबर लीक नहीं होगी। खबरें लीक हो जाती हैं भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। इफ यू विल थ्रो समथिंग, इट विल कम आउट, इट विल रिजॉल्व एंड इट विल रिवॉल्व ऑल अराउंड एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रिटर्न बैक टू यू। तो आपने जो कारनामे किए हैं उसे दुनिया जानती है। यस, वी डोंट हैव एट प्रेजेंट एनी एविडेंसेस। जिस दिन हमारे हाथ में एविडेंस लग जाएगा, आपको आपकी औकात दिखा देंगे हम। ये राइट लिख के रख लेना आप अपने उसमें डायरी में। और रही बात इंडिया की, इंडिया विल प्रोग्रेस लाइक दिस। वी वर डूइंग इट, वी आर हार्ड वर्किंग पीपल, वी ऑलवेज वर्क सिंसियरली फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड वी ऑलवेज प्रूव अवर मेटल एवरीवेयर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।